नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को विदित है कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से विभिन्न संस्थानों के टेस्ट पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग यूपीएससी पीटी को मद्देनजर रखते हुए आज जो है हम लोग विजन आईएएस के 14वें नंबर के टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। साथ ही इसके एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसका गठन जो है वायसराय करजन के कार्यकाल में हुआ था। दूसरा कथन है नवाब मोहसिन उल मुल्क और आगा खां इसके संस्थापक सदस्य थे। तीसरा कथन है असहयोग आंदोलन के अचानक समाप्त होने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है, ये आपको बताना है। तो जहाँ तक देखा जाए तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संदर्भ में बात की जाए तो इसका गठन जो है 1906 में वायसराय लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में ढाका में हुआ था, आपके बांग्लादेश में। और इसके संस्थापक सदस्यों में कुछ बड़े जमींदार शामिल थे और भूतपूर्व नौकरशाह भी शामिल थे, जिनमें पहला नाम आता है आगा खां का। और ढाका के नवाब जो थे मोहसिन उल मुल्क, ये भी जो है शामिल थे इसमें। तो इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है और पहला स्टेटमेंट गलत है। इसके अलावा जो है कहा जाता है कि जिन्ना को 1910 से ही नियमित रूप से मुस्लिम लीग की बैठकों में आमंत्रित किया जाता था, लेकिन वह अक्टूबर 1913 तक मुस्लिम लीग में शामिल नहीं हुए थे। इसलिए यहाँ पे जो है कहा जाए तो तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, वो भी दूसरे नंबर का, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा। 1932 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित सांप्रदायिक निर्णय यानी जो है कम्युनल अवार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह भारतीय मताधिकार समिति या लोथियन समिति के निष्कर्षों पर आधारित था। दूसरा कथन है इसके तहत मुसलमानों, यूरोपीय, सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और महिलाओं को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किए गए। तीसरा कथन है कि इसके तहत जो है दलित वर्गों को अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता दी गई। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो दूसरे में हम लोग क्या पाते हैं कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने जो है 16 अगस्त 1932 को जो है सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा करी। और यह सांप्रदायिक निर्णय जो है भारतीय मताधिकार समिति के निष्कर्षों पर आधारित था। इसलिए यहाँ पे कहा जा सकता है कि पहला स्टेटमेंट सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। और दलित वर्गों के लिए जो है विशेष निर्वाचन की जो व्यवस्था की गई, इसमें जो है दूसरे स्टेटमेंट के तहत यह 20 वर्षों के लिए की गई थी। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। इसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो सारे ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा। अफ्रीका में गांधीवादी युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि उन्होंने भारतीय अप्रवासियों पर लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन का गठन किया। दूसरा कथन है अफ्रीका में आंदोलन को जारी रखने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने धन से समर्थन दिया। तीसरा कथन है कि भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने गांधी जी और दक्षिण अफ्रीका की सरकार के बीच जो है बातचीत में सक्रिय रूप से भाग लिया। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं। तो यहाँ पे देखा जाए ये क्वेश्चन जो है एक विशेष संदर्भ में बात कर रहा है कि गांधी जी एक जो है व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए जो है दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ जो है 20 वर्षों तक उन्होंने अपना वहाँ पे जीवन व्यतीत किया और जो है समाज कार्यों में अपना जो है कीमती समय जो है संलग्न रखा। और उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के जो है अधीन दक्षिण अफ्रीका की सरकार द्वारा भारतीयों के साथ किए जा रहे नस्ली भेदभाव के खिलाफ भी संघर्ष किया। इस दौरान उन्होंने जो है 11 सितंबर 1906 को जोहान्सबर्ग के जो है एम्पायर थिएटर में भारतीयों की एक विशाल सार्वजनिक सभा को भी संबोधित किया। और जो है उन्होंने गांधी जी ने जो है एक जो कानून लेके आया गया था
जो है दक्षिण अफ्रीका में, उसके विरुद्ध जो है गांधी जी ने विरोध करने के लिए पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन नामक एक संगठन तैयार किया था। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। इसके अलावा जो है दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है, क्योंकि जो है यहाँ पे देखा जाए तो केवल जो है तीसरा स्टेटमेंट के संदर्भ में भी बात की जाए तो ये भी यहाँ पे सही हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे कुल जो है टोटल तीनों स्टेटमेंट सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर चौथा। भारत में विद्युत क्षेत्र के संदर्भ में मार्केट कपलिंग शब्द का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे चौथे में हम लोग देखते हैं तो देश के सभी विद्युत एक्सचेंजों से एक समान बाजार समाशोधन मूल्य का पता लगाने की विधि को जो है क्या कहा जाता है? मार्केट कपलिंग कहा जाता है। इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पांचवा। स्वराज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की संरचना के भीतर एक समूह के रूप में कार्य किया। दूसरा कथन है CR दास को कलकत्ता का मेयर चुना गया था। तीसरा कथन है विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। चौथा कथन है 1923 के चुनाव में मध्य प्रांत में उन्हें स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ और वे बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरे थे। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो पांचवें में देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाता है कि जो है सभी चारों कथन सही है। इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर छठवां। गांधी जी के आरंभिक जीवन और सक्रियता के संदर्भ में निम्नलिखित में से सर्वप्रथम क्या घटित हुआ था? तो यहाँ पे छठे में देखा जाए तो यहाँ पे देखने में हमें ये प्रतीत होता है तो यहाँ पे जो है नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी और जो है ये इसका गठन जो है 1894 में महात्मा गांधी द्वारा इसका जो है गठन किया गया। इसका उद्देश्य ये था कि नटाल में भारतीय व्यापारियों के विरुद्ध हो रहे भेदभाव से लड़ा जाएगा और 1920 के दशक से यह संगठन जो है दक्षिण अफ्रीकी भारतीय कांग्रेस नामक जो है अम्ब्रेला संगठन के अधीन कार्य करने लगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सातवां। भारतीय इतिहास के संदर्भ में शोर समिति का गठन किया गया था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में शोर समिति का गठन किस लिए किया गया था ये आपको बताना है। तो इसका गठन जो है कामागाटामारू के यात्रियों के अधिकारों के लिए लड़ने हेतु इस शोर समिति का गठन किया गया था और ये जो है हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक और बलवंत सिंह के नेतृत्व में इस शोर समिति का गठन किया गया था और इस उद्देश्य हेतु धन जुटाया गया और विरोध प्रदर्शन करने के लिए सभाएं भी आयोजित की गई। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आठवां। जाति सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह सतारा महाराष्ट्र में एक समानांतर सरकार के रूप में अस्तित्व में आई थी। दूसरा कथन है इसका गठन YB चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व में किया गया था। तीसरा कथन है इसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया। तो उपर्युक्त में से कितने कथन सही है ये आपको बताना है। तो आठवें में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमें देखने में ये प्रतीत होता है कि यह सतारा महाराष्ट्र में एक समानांतर सरकार के रूप में अस्तित्व में आई। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है पहली समानांतर सरकार के गठन की घोषणा जो है अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जो है की गई थी और चित्तू पांडे स्वयं को गांधीवादी कहा करते थे। लेकिन जो है दूसरे पहले कथन के संदर्भ में जो बात हो रही है यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है और दूसरा स्टेटमेंट है तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे भी गलत हो जाता है। जबकि तीसरा स्टेटमेंट है तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इसलिए सही है क्योंकि जाति सरकार द्वारा चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में राहत अभियान चलाए गए और स्कूलों को अनुदान दिए गए और एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया गया। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट सही है।
तो पूछा गया था उपर्युक्त में से कितने कथन सही है, तो केवल एक कथन सही है तीसरे नंबर का, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो पहला है, इसे जो कहा जाता है कि समानांतर सरकार का, इस सरकार को कहा जाता था प्रति सरकार, जबकि जो है पहली समानांतर सरकार जो है उत्तर प्रदेश के जो है उत्तर प्रदेश में जो है गठित की गई थी बलिया जिले में चित्तू पांडे के नेतृत्व में 1942 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि तिलक के होम रूल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि लोकमान्य तिलक की होम रूल लीग ने बॉम्बे शहर पर विशेष ध्यान देने के साथ महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत में कार्य किया। दूसरा कथन है होम रूल लीग आंदोलन के दौरान तिलक ने भाषाई राज्यों के गठन का प्रस्ताव रखा। तीसरा कथन है सीपी रामास्वामी अय्यर और जॉर्ज अरुणडेल ने तिलक की लीग के लिए कार्य किया। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही है, तो कितने कथन सही है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहला कथन यहाँ पे जो है गलत हो जाता है, क्योंकि तिलक ने अप्रैल 1916 में अपने इंडियन होम रूल लीग का गठन किया और तिलक ने अपनी होम रूल लीग की पहली बैठक बेलगाम में की, जबकि पूना उनकी लीग का मुख्यालय था और उनकी लीग जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार तक ही सीमित थी। इसकी 6 शाखाएं थी और इसकी मांगों में स्वराज, भाषाई प्रांतों का गठन, स्थानीय भाषा में शिक्षा शामिल थी। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो पहला कथन गलत हो गया, दूसरा यहाँ पे सही है, जबकि तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है अरुणडेल के अलावा इसका सारा कार्य, जो इस संगठन का सारा कार्य था, जो है बीपी वाडिया और सीपी रामास्वामी अय्यर देखते थे। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो इस प्रकार यहाँ पे केवल एक ऑप्शन सही है दूसरे नंबर का, तो जो है यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। ब्रिटिश काल के दौरान पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि कुकी विद्रोह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान श्रमिकों की भर्ती किए जाने की ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध किया गया था, जबकि दूसरा कथन है जेलियानग्रांग आंदोलन वर्ष 1917 से 19 में कुकी हिंसा के दौरान अंग्रेजों द्वारा उनकी रक्षा करने में विफल रहने के विरोध में किया गया था। तो अब आपसे पूछ रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से कथन यहाँ पे सही है। तो पहला कथन सही है, जबकि दूसरा कथन भी यहाँ पे सही है, तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इस मिशन में केवल एक भारतीय सदस्य शामिल था। दूसरा कथन है इसने एक पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। तीसरा कथन है इसने जो है सीमित मताधिकार के साथ प्रत्यक्ष चुनावों का प्रावधान किया था। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है। तो 11वें में देखा जाए तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है इस मिशन में कोई भी भारतीय मेंबर शामिल नहीं था और इसकी स्थापना जो है फरवरी जो है 1946 में की गई थी। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है कि मिशन द्वारा प्रस्तावित योजना में पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, जबकि तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है इनका चुनाव जो है प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष अर्थात विचार विमर्श से किया जाना था। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया। तो यहाँ पे केवल एक ही स्टेटमेंट सही है दूसरे नंबर का, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां। मार्ले मिंटो सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारतीयों को विभिन्न विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। दूसरा कथन है एक भारतीय को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का सदस्य नियुक्त किया जाना था। तीसरा कथन है इसने भारतीय विधायी संरचना में द्विसदनीयता की शुरुआत की। चौथा कथन है इसके अंतर्गत पहली बार भारतीय राज्य सचिव की परिषद में 2 भारतीयों को शामिल किया गया था। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है और तीसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि 1919 के जो सुधार हुए थे उनके तहत जो है भारतीय विधायी ढांचे में
द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे तीसरा कथन गलत हो जाता है और चौथा कथन भी यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है इन सुधारों के लागू होने से पहले ही 1907 में दो भारतीयों केजी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को भारतीय राज्य सचिव की परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पे चौथा भी गलत हो गया, तो अब केवल जो है दो ऑप्शन सही है, पहला दूसरा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित कारणों में से कौन से जो है 1943 के बंगाल अकाल के लिए उत्तरदायी नहीं थे? पहला है मिदनापुर में विनाशकारी चक्रवात का आना, दूसरा है बर्मा से चटगांव में शरणार्थियों का आना, तीसरा है बर्मा से आयातित चावल पर रोक लगाना। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए तो 13वें में देखा जाए तो तीनों ही ऑप्शन जो है बंगाल में आए अकाल के लिए उत्तरदायी कारक नहीं थे, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्योंकि जो है 1943 में जो है बंगाल में जो अकाल आया, इस अकाल ने जो है ब्रिटिश भारत के बंगाल क्षेत्र को काफ़ी प्रभावित किया और इसके परिणाम स्वरूप कुपोषण या बीमारी के कारण जो है लगभग 30 लाख लोगों की मृत्यु देखने को मिली हमें। हालांकि अधिकांश अकाल जो है अपर्याप्त खाद्य आपूर्ति के कारण होते हैं, लेकिन बंगाल का जो अकाल आया था ये खाद्य उत्पादन में अत्यधिक कमी के कारण नहीं हुआ था, क्योंकि जो है वर्ष 1942 में जो चक्रवात आया था, इसने जो है शरतकालीन धान की फसल को काफ़ी क्षति पहुंचाई, जिससे अगले वर्ष की फसल पर काफ़ी दबाव पड़ा, क्योंकि जीवित रहने के लिए अनेक निर्वाह किसानों को रोपण के लिए हुए अनाज का उपभोग करना पड़ा। इसके बावजूद 1942 में भारत में चावल के आयात पर जो है रोक लगाए जाने से अकाल नहीं पड़ा और 1943 की उत्पादित फसल बंगाल के लोगों का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त नहीं हो पाई। इसलिए जो है माना जाता है कि जो है बंगाल का अकाल का जो है प्रमुख कारण ये नहीं थे, ये तीनों ऑप्शन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित कथनों में पर विचार करें। पहला कथन है इसे अंग्रेजों सहित अवांछित विदेशियों के निर्वासन के माध्यम से समाजवाद के प्रसार को समाप्त करने के लिए लाया गया था। दूसरा कथन है मोतीलाल नेहरू ने इसे भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 की संज्ञा दी। तीसरा कथन है पुरुषोत्तम ठाकुरदास और जी.डी. बिरला जैसे पूंजीपतियों ने इस विधेयक का विरोध किया। तो उपर्युक्त कथनों में से निम्नलिखित में से किस विधेयक का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे 14 में देखा जाए तो इसके तहत जो है सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक का वर्णन किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यह विधेयक जो है 1928 में जो है आया था। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। डार्क पैटर्न्स अनैतिक यूजर्स इंटरफेस एक्सपीरियंस इंटरेक्शन है। इन्हें उपयोगकर्ताओं को भ्रमित करने या धोखा देने के लिए डिजाइन किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार करें। पहला है बास्केट स्नीकिंग, दूसरा है जो है कंफर्म सेमिंग, तीसरा है नेगिंग, चौथा है बेट एंड स्विच। तो यहाँ पे देखा जाए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा डार्क पैटर्न्स के जो है उपर्युक्त प्रकारों में से कितनों की पहचान की गई है? तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग 14 के बाद 15 में। तो यहाँ पे जो है सभी चारों जो है डार्क पैटर्न्स के उपर्युक्त प्रकारों में से एक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सैलामेंडर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ये सरीसृपों के वर्ग से संबंधित है। दूसरा है कुछ सैलामेंडर में क्षतिग्रस्त हुए अंगों को पुनः विकसित करने की क्षमता होती है। तीसरा कथन है ये भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 16 में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे केवल जो है यहाँ पे दूसरा कथन सही है, जबकि पहला कथन यहाँ पे गलत हो जा रहा है, क्योंकि जो है सैलामेंडर एक प्रकार की उभयचर है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये जो है प्राकृतिक आवास में ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो केवल एक स्टेटमेंट सही है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक तरफ महोत्सव है, दूसरी तरफ संबंधित राज्य का जिक्र है। तो पहला ऑप्शन में दे रखा है
जो है अथच माया महोत्सव। ये महोत्सव जो है एक सांस्कृतिक त्यौहार है और ये केरल के लगभग सभी लोक कला रूपों को देखने का दुर्लभ अवसर प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो है यह 10 दिवसीय ओणम महोत्सव की शुरुआत का प्रतीक होता है। तो ये केरल में मनाया जाता है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि इसके सामने कर्नाटका दे रखा है। जबकि दूसरा ऑप्शन है जो है आदि पेरुक्कू, तो यहाँ पे दे रखा है ये त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे झारखंड दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा। अगला है जो है बोनडरम महोत्सव जो दे रखा है, ये जो है मनाया जाता है कहाँ, गोवा में, तो ये सही है। तो केवल एक ऑप्शन यहाँ पे सही से मिल लेता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ प्रकाशित कृति है, दूसरी तरफ संबंधित लेखक है। पहली पुस्तक का नाम है गांधी बनाम लेनिन, तो इसके लेखक है S.A. डांगे। तो यहाँ पे जो है ये मिलान एकदम सही है। अगला जो है नवयुग, ये एक पत्रिका है, समाचार पत्रिका है, और इसके जो क्या है लेखक हैं, इसके लेखक कौन है, सामने लिखा है गुलाम हुसैन, जबकि गुलाम हुसैन यहाँ पे सही नहीं होगा, यहाँ पे होगा मुजफ्फर अहमद। तो यहाँ पे ये जो है गलत हो जाएगा। अगला है इनकलाब। इनकलाब के जो लेखक है ये पंजाब में जो है गुलाम हुसैन ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर जो है इनकलाब नामक जो है पत्रिका का प्रकाशन किया। तो ये जो है यहाँ पे सामने मुजफ्फर अहमद लिखा है, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल एक युग्म सही सम्मिलित है, पहला वाला, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। डेप्ट फॉर नेचर स्वैप पद हाल ही में सुर्खियों में देखा गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला है इक्वाडोर, दूसरा है गैबोन, तीसरा है भारत। तो उपर्युक्त देशों में से कितने ऐसे स्वैप में शामिल हैं? तो यहाँ पे जो है 19 में देखा जाए केवल 2 ऐसे देश हैं जो इसमें शामिल हैं। कौन कौन से देश शामिल हैं ये आप देख लीजिए कैसे। इसमें जो है भारत शामिल नहीं है, बाकी इक्वाडोर और जो है गैबोन शामिल है। और इसके अलावा जो है अन्य देश जो शामिल हैं उसमें ब्राज़ील, मेडागास्कर और फिलीपींस भी है, लेकिन भारत उसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्र घोषित किया गया था। दूसरा कथन है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरित करने के बाद अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। तो उपर्युक्त कथनों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे हम लोग 20 नंबर में देखते हैं, तो यहाँ पे पहला कथन सही है, किंतु इसका कारण जो दे रखा है वो गलत है। क्योंकि ये घोषणा जो है 30 जून 1947 के संदर्भ में बात कही गई थी कि जो है 30 जून 1948 को जो है अंग्रेज जो है भारत छोड़ देंगे, ना कि जो है 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं पर विचार करें। पहला है बादल का फटना, दूसरा है बिजली गिरना, तीसरा कीटों का हमला, चौथा है शीतलहर। तो उपर्युक्त प्राकृतिक आपदाओं में से कितनी राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के अंतर्गत शामिल है? तो यहाँ पे देखा जाए तो वर्तमान जो है मानदंडों के अनुसार चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीटों का हमला और जो है पाला, शीतलहर को आपदा माना जाता है और इन्हें जो है SDRF के अंतर्गत शामिल किया गया है। बिजली गिरने की आपदा को SDRF के तहत प्राकृतिक आपदा के रूप में शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जो है दूसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत था। तो टोटल जो है 3 ऑप्शन यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। भारत में लोगों को कौशल प्रदान करने वाली सरकारी पहलों के संदर्भ में प्रोजेक्ट अंबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ये उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की एक पहल है। दूसरा कथन है इसका उद्देश्य लोगों को पारंपरिक शिल्प निर्माण में कौशल प्रदान करना है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 22 में हम लोग देखते हैं
तो यहाँ पे ना तो पहला कथन सही है ना तो दूसरा सही है। क्योंकि ये जो है कौशल विकास और जो है उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जो है लगभग 1500 जो है शिक्षार्थियों को क्लाउड कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, किसके माध्यम से? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। तो यहाँ पे जो है पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा और जो है दूसरा कथन भी यहाँ पे जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो है पारंपरिक शिल्प निर्माण के कौशल प्रदान करना उद्देश्य नहीं है, जबकि जो है प्रोजेक्ट अंबर के तहत रोजगार के अवसरों से इसको जोड़ा जाएगा। इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट गलत थे। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कुछ क्षेत्रों में चौकीदारी कर विरोधी अभियान देखे गए थे। इस संदर्भ में इस अभियान से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे 23 में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे जो है सही नहीं है के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो है चौकीदारों की नियुक्ति सीधे स्थानीय पुलिस स्टेशनों द्वारा की जाती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर जो है क्वेश्चन है, भारतीय क्रांतिकारी आंदोलनों के दौरान सूरसेन के नेतृत्व में युवा महिलाओं ने बड़े पैमाने पर भागीदारी की थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी महिला ने सूरसेन के साथ चटगांव में धावा बोला था? तो यहाँ पे देखा जाए 24 में सही जवाब है सी ऑप्शन, जो है प्रीतिलता वड्डेदार ने जो है चटगांव में धावा बोला था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्रिप्स के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन है डोमिनियन स्टेटस के साथ भारतीय संघ। दूसरा है प्रांतों के संघ में शामिल होने की प्रक्रिया। तीसरा है पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अन्य समुदायों तक जो है विस्तार। तो मुस्लिम लीग द्वारा क्रिप्स के प्रस्तावों को अस्वीकार करने के पीछे उपर्युक्त में से कितने कारण उत्तरदायी थे? तो यहाँ पे 25 में हम लोग क्या देखते हैं? 25 में हम लोग ये देखते हैं कि जो है मार्च 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन को युद्ध के लिए भारतीय समर्थन प्राप्त करने हेतु संवैधानिक प्रस्तावों के साथ भारत भेजा गया, जिसके कुछ प्रमुख जो है प्रस्ताव थे। उन्हीं में से देखा जाए तो एक जो है पहला प्रस्ताव है कि एकल भारतीय संघ के विचार की आलोचना की गई, इसमें अस्वीकार कर दिया गया। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है, जबकि तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाता है कि क्रिप्स प्रस्तावों के तहत अन्य समुदायों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के विस्तार का कोई प्रावधान नहीं किया गया था और यह प्रावधान जो है 1919 और 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत किए गए थे। तो यहाँ पे जो है दो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इस आंदोलन का मुख्य नेतृत्व जो है निचली जाति के नेताओं और छोटे जमींदारों ने किया था, जबकि दूसरा कथन है यह एक धर्मनिरपेक्ष आंदोलन था जिसमें किसी भी धार्मिक प्रतीक को शामिल नहीं किया गया था। तीसरा कथन है किसानों ने अपनी मांगें पूरी होने तक भूमि का लगान देने से इनकार करने का निर्णय लिया था। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो 26 में हम लोग ये देखते हैं कि जो है एका आंदोलन जो है 1921 के अंत में जो है संयुक्त प्रांत के कुछ उत्तरी जिले जो जिसमें हरदोई, बहराइच, सीतापुर में जो है ये आंदोलन शुरू हुआ और एका आंदोलन का जो है मुख्य नेतृत्व जो है मदारी, पासी और अन्य निचली जाति के नेताओं और कई छोटे जमींदारों द्वारा किया गया था, इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। जबकि जो है यह जो है आंदोलन जो है एका आंदोलन है, इसकी बैठकों में जो है प्रतीकात्मक धार्मिक रीति रिवाजों का पालन किया जाता था, ठीक है। जबकि कहा गया है कि नहीं किया जाता था पालन, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, जबकि तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे जो है गलत है। तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है। क्योंकि यहाँ पे
देखा जाए तो केवल उचित लगान ही अदा करेंगे तथा लगान की अदायगी में समय सीमा का पालन किया जाएगा। ऐसा जो है जो किसान थे एकत्रित हुए थे, उन्होंने अपनी जो है मांगों के संदर्भ में ऐसा कहा और किसानों ने लगान अदा करने से इनकार नहीं किया था, बल्कि उचित दरों से अधिक लगान अदा करने से इनकार किया था। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है। तो केवल एक ही स्टेटमेंट सही है पहले नंबर का, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था? तो भील विद्रोह हुआ था 1817 से 1819 के मध्य, और खासी विद्रोह हुआ था 1833 में, गटकरी विद्रोह हुआ था 1844 में, कित्तूर विद्रोह हुआ था 1824 में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले भील विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के दौरान जो है पूर्ण रूप से सविनय अवज्ञा या कर अदा न करने का अभियान शुरू करने में संकोच कर रहे थे। दूसरा कथन है एनसीएम के दौरान जनता द्वारा जो है अहिंसा के गांधीवादी पंथ की सीमा का कई बार उल्लंघन किया गया और गांधी उन्हें रोकने में विफल रहे। तो उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे 28 में देखने को ये मिलता है पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, और दूसरा कथन जो है पहले की सही व्याख्या कर रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला वार्षिक सत्र जो है 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के साथ आयोजित किया गया था। नेक्स्ट बिंदु है दूसरा नंबर कि कांग्रेस में ऑर्गेनाइजेशनल परिवर्तन से संबंधित मेरिट थीसिस सीएसपी द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे हम लोग 29 में देखते हैं। तो यहाँ पे हमें ये प्रतीत होता है कि पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, गलत है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला कथन है असहयोग विरोधी समिति की स्थापना। दूसरा है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का गठन। तीसरा है भारतीय व्यापारी मंडल का गठन। तो उपर्युक्त घटनाओं को काल क्रमानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे 30 में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो भारतीय व्यापारी मंडल का गठन जो है 1907 में हुआ, और जो है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की स्थापना जो है कब हुई थी? 1927 में। असहयोग विरोधी समिति की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। तो इस प्रकार से यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कितने दलों ने आज़ाद हिंद फौज के कैदियों की रिहाई में सहयोग किया था? पहला है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दूसरा है कम्युनिस्ट पार्टी, तीसरा है जस्टिस पार्टी। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है एक जो है कहा जा सकता है राजनीतिक दल नहीं है, ये एक संगठन है, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी और जस्टिस पार्टी जो है राजनीतिक दल हैं। तो यहाँ पे 31 के संदर्भ में बात की जाए तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक रणनीति के रूप में उपयोग की गई कर्नाटक पद्धति की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो यहाँ पे 32 का सही जवाब है जो है डी ऑप्शन। यह आम किसानों के एक समूह द्वारा रात में विध्वंसक कार्रवाई को आयोजित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली एक रणनीति थी। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था। इसे भारत की सरकार में भारतीयों की भागीदारी में वृद्धि करने के लिए पारित किया गया था। इस संदर्भ में इस अधिनियम द्वारा किए गए परिवर्तनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है इसने प्रांतों में जो है द्विसदनीयता की शुरुआत की। दूसरा कथन है विधानमंडल के सदस्य जो है प्रश्न पूछ सकते थे और स्थगन प्रस्ताव पारित कर सकते थे। तीसरा कथन है इसमें केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो
तो यहाँ पे देखा जाए तो 33 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है। फेबियनवाद ब्रिटेन में एक समाजवादी विचारधारा थी। इसकी उत्पत्ति 19वीं सदी के ब्रिटेन में हुई थी। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किन्हें आर्थिक विकास में फेबियनवाद का अनुयायी माना जाता था? तो यहाँ पे देखा जाए तो 34 में जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू और एनी बेसेंट को जो है फेबियनवाद का अनुयायी माना जाता था, क्योंकि जो है फेबियनवाद जो था वो ब्रिटेन में विचारों का एक समाजवादी समूह था। यह विचारधारा सामाजिक लोकतंत्र में विश्वास करती थी। इसकी उत्पत्ति जो है 19वीं सदी में ब्रिटेन में मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है। प्रायः सुर्खियों में रहा फंगा अभियान प्रारंभ किया गया। तो फंगा अभियान जो है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक संरक्षण के लिए एक फंगा अभियान शुरू किया है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है। नरेंद्र मंडल 1921 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 36 में देखा जाए तो पहला कथन है कि नरेंद्र मंडल का गठन अधीनस्थ संघ की नीति के तहत किया गया था। दूसरा कथन है कि नरेंद्र मंडल केवल एक सलाहकारी और परामर्शदात्री निकाय था। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 36 में देखते हैं तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए। पहला कथन है वह घुमक्कड़ प्रकृति के थे। उन्होंने 13 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था। फिजी में उन्होंने जो है गिरमिटिया मजदूर के रूप में कार्य किया और अंततः भारत लौट आए। वे अवध के किसान नेता के रूप में उभरे। उनमें अद्भुत नेतृत्व और जो है ऑर्गेनाइजेशनल क्षमताएं थी और 1920 में वे जौनपुर और प्रतापगढ़ जिलों के कुछ 100 काश्तकारों के एक जत्थे का नेतृत्व करते हुए इलाहाबाद पहुंचे। उपर्युक्त परिच्छेद में से निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया जा रहा है? तो ये वर्णन किसका किया जा रहा है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो है बाबा रामचंद्र का जो है वर्णन किया जा रहा है। ये महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार में जन्मे एक जो है बहुत ही सामाजिक सुधारक थे, जिनसे जो है गरीबों का दुख देखा नहीं जाता था। उन्होंने 13 वर्ष की आयु में ही अपना घर छोड़ दिया था और अपनी घुमक्कड़ प्रकृति के कारण वे जो है फिजी चले गए थे। वहाँ उन्होंने गिरमिटिया मजदूर के रूप में कार्य किया और 1909 में भारत लौट आए तो संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में चले गए और 1920 तक वे साधु का जीवन व्यतीत करते रहे और तुलसीदास का रामचरितमानस लेकर गांव-गांव घूमते और गांव वालों को मानस की चौपाइयां सुनाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है। जाकिर हुसैन समिति द्वारा बनाई गई बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना 1937 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसने 7 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का समर्थन किया। दूसरा कथन है इसके द्वारा मातृभाषा में शिक्षा देने की सिफारिश की गई थी। तीसरा कथन है इसने पाठ्यक्रम में धार्मिक और नैतिक शिक्षा को शामिल करने का समर्थन किया। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 38 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है एक तो जो है यहाँ पे देखा जाए तीसरा कथन गलत है, पहला कथन गलत है, लेकिन यहाँ पे दूसरा कथन यहाँ पे सही है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्योंकि इसमें जो है 7 से कम आयु के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का जो है ऑप्शन दे रखा है, लेकिन इसमें जो है 7 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। और जो है तीसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि इसमें कोई धार्मिक और नैतिक शिक्षा शामिल नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है। भारत के संदर्भ में CSIR प्राइमा ET11 पद हाल ही में सुर्खियों में रहा। यह एक क्या है? तो यह एक जो है क्या है? स्वदेशी ई ट्रैक्टर है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन इलेक्ट्रिक वाहन कहा जा सकता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में अफ्रीकी देशों द्वारा अपनाई गई कंपाला घोषणा संबंधित है। तो ये जो है जलवायु परिवर्तन और प्रवासन से संबंधित है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक हस्तियां अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की संस्थापक सदस्य थी? पहला है महारानी चिमनाबाई गायकवाड़, दूसरा है सरोजिनी नायडू, तीसरा है कमला देवी चट्टोपाध्याय, चौथा है लेडी दोराब टाटा,
तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव किया जाए। तो 41 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है चारों ऑप्शन यहाँ पे सही है, लेकिन एक और जो लेडी थी जिनको जो है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की संस्थापक सदस्यों में से माना जाता है, उनका नाम क्या था, जो है सांगली की रानी साहिबा थी। वो 5वीं महिला थी जिन्होंने जो है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की संस्थापक मेंबर थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है कि सरोजिनी नायडू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक निहत्थी भीड़ का नेतृत्व करते हुए जो है धरसाड़ा साल्ट वर्क्स की ओर कूच किया। दूसरा कथन है, उन्होंने बेगम जहां आरा जो है शाहनवाज के साथ पहले गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। तीसरा कथन है, उन्होंने 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। चौथा कथन है उन्होंने द फेदर ऑफ डॉन शीर्षक से कविता लिखी। तो उपयुक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 42 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है एक तो जो है यहाँ पे देखा जाए पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है, चौथा भी सही है, लेकिन जो है यहाँ पे तीसरा कथन यहाँ पे गलत है। तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि ये सरोजिनी नायडू ने 1925 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, जबकि 1917 का जो अधिवेशन हुआ था ये कलकत्ता का अधिवेशन था, यहाँ पे एनी बेसेंट ने अध्यक्षता करी थी। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला, दूसरा और चौथा सही है। तो टोटल 3 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना देखी गई थी? पहला, एक बड़ा किसान विद्रोह, दूसरा शहरी क्षेत्रों में हड़ताल, बहिष्कार और धरने के रूप में विद्रोह, तीसरा है क्रांतिकारी एवं भूमिगत गतिविधियां। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 43 में हमें देखने को मिलता है तीनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 वर्ष 1916 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। दूसरा कथन है, जी.के. गोखले और फिरोज शाह मेहता अंततः तिलक को कांग्रेस में शामिल करने पर सहमत हुए। तीसरा कथन है, एनी बेसेंट ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुए लखनऊ समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उपयुक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे हम लोग जो है 44 में ये देखते हैं कि यहाँ पे जो है एक तो पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा कथन यहाँ पे देखा जाए तो ये सही नहीं है, क्योंकि जो है गोखले और फिरोज शाह मेहता जिन्होंने गर्मपंथियों का विद्रोह करने वाले नरमपंथी समूह का नेतृत्व किया कि मृत्यु ने भी दोनों पक्षों के बीच समझौते को आसान कर दिया। तो यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, जबकि तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। इसलिए 2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 45 किसान मैनिफेस्टो को कांग्रेस द्वारा कब अपनाया गया? तो यहाँ पे 45 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। फैजपुर अधिवेशन में जो 1936 में हुआ था उस दौरान जो है कांग्रेस द्वारा किसान मैनिफेस्टो को अपनाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 सिकल सेल रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस बीमारी से पीड़ित लोगों की श्वेत रक्त कोशिकाएं जो है हंसिए या सिकल के आकार की हो जाती हैं। दूसरा कथन है, यह मच्छर के काटने से फैल सकता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 46 में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो है ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही कथन यहाँ पे गलत हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी? तो इसकी जो है स्थापना जो है स्वदेशी आंदोलन के दौरान की गई थी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे 1906 में जो है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं पर विचार कीजिए। पहला है नेल्ली सेनगुप्ता, दूसरा है लाला लाजपत राय, तीसरा है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, चौथा है तेज बहादुर सप्रू। तो उपर्युक्त में से कितने लोगों ने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सेवा नहीं दी? तो यहाँ पे जो है 48 में देखा जाए तो
नेली सेनगुप्ता अध्यक्ष रह चुकी हैं, जो 1933 में जो है कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उसमें। अगला है लाला लाजपत राय। ये जो है 1920 में जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष थे 1920 में। और सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ये भी जो है 1915-16 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो यहाँ पे ये भी सही है। अगला है तेज बहादुर सप्रू। इनको कभी भी जो है कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया गया, तो ये कथन गलत है, तो केवल एक ही ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। अरबिंदो घोष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उनके संदर्भ में ये सही नहीं है कि उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के दौरान शांति निकेतन के प्राध्यापक के रूप में कार्य किया था, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 22 दिसंबर 1939 का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? तो इस दिन जो है जिन्ना ने मुसलमानों से मुक्ति दिवस मनाने का जो है आह्वान किया था, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा 1918 में महात्मा गांधी द्वारा आयोजित खेड़ा सत्याग्रह से जुड़ा हुआ या जुड़े हुए थे? पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है इंदुलाल याग्निक। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो 51 में देखा जाए तो जो है खेड़ा जिले के किसान जो है पैदावार नहीं होने के कारण जो है काफ़ी संकट में आ गए थे और लगान माफ़ करने की उनकी अपील को सरकार नज़रअंदाज कर रही थी। ऐसे समय में गुजरात सभा ने किसानों के विरोध प्रदर्शन में अग्रणी भूमिका निभाई और उस समय गांधी जी जो है इस संगठन के अध्यक्ष थे और गांधी जी ने लगान नहीं देने का सुझाव देते हुए किसानों से कहा कि प्रतिकार और अत्याचार की ऐसी भावना के खिलाफ जो है आमरण संघर्ष करना चाहिए। और इसमें जो है वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक सहित कुल जो है अन्य जो कुछ युवा थे उन्होंने 1918 के खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी के साथ आंदोलन में भाग लिए थे। तो यहाँ पे पहला तीसरा सही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में क्रांतिकारी गतिविधि अध्यादेश और विशेष आपराधिक न्यायालय अध्यादेश जो है संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940-41 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे 53 में देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए पहला कथन है कि इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को कांग्रेस की मांगे शांतिपूर्ण तरीके से स्वीकार करने का एक और अवसर देना था। दूसरा कथन है उनकी मांग युद्ध विरोधी घोषणा के जरिए युद्ध में भारतीयों की भागीदारी के विरुद्ध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे हम लोग 53 में देखते हैं, तो यहाँ पे जो है दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कि गलत तो कोई सा भी स्टेटमेंट नहीं है, दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। मीथेन का भक्षण करने वाले जीवाणुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है मिथेनोट्रोफिक सूक्ष्म जीव ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत परिस्थितियों के अंतर्गत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मीथेन का ऑक्सीकरण करते हैं। दूसरा कथन है मिथाइलोटू विमाइक्रोबियम ब्यूरेटेंस 5G-B1C नामक जीवाणुविक प्रभेद मीथेन का भक्षण करता है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए 54 में, तो 54 में देखने को क्या मिलता है कि यहाँ पे जो है दोनों कथन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित देशों पर विचार करें। पहला लीबिया, मिस्र, नाइजीरिया, माली। तो उपयुक्त में से कितने देशों की सीमाएं नाइजर के साथ लगती हैं? तो यहाँ पे 55 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है एक तो लीबिया की सीमा लगती है, माली की सीमा लगती है, नाइजीरिया की लगती है, लेकिन मिस्र की सीमा जो है नहीं लगती है। तो यहाँ पे जो है केवल 3 की सीमा लगती है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56।
मुक्ति सेना यानी फ्रीडम आर्मी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने जापान सरकार की मदद से की थी। दूसरा कथन है, इसमें ब्रिटेन द्वारा जो है मलाया में पकड़े गए भारतीय मूल के युद्धबंदी शामिल थे। तीसरा कथन है, ड्रेसडेन यानी जर्मनी को मुक्ति सेना का कार्यालय बनाया गया था। तो उपयुक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो 56 में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे पहला दूसरा दोनों कथन यहाँ पे गलत है। क्योंकि यहाँ पे बोस ने जो है हिटलर की मदद से मुक्ति सेना का गठन किया था और इस सेना में जो भारतीय मूल की वे सभी युद्धबंदी शामिल थे जो जर्मनी और इटली द्वारा पकड़े गए थे। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गए, जबकि तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसलिए केवल एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही माना जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र अधिनियम 1908 का मुख्य उद्देश्य था? तो यहाँ पे 57 में देखा जाए तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है कि सभी प्रकार के प्रकाशनों पर कठोर जो है सेंसरशिप लागू करना जो है समाचार पत्र अधिनियम 1908 का प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है मोतीलाल नेहरू, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा सुभाष चंद्र बोस, चौथा एनी बेसेंट, पांचवा महात्मा गांधी। तो उपर्युक्त में से कितने व्यक्ति नेहरू रिपोर्ट की प्रारूप समिति के मेंबर थे? तो यहाँ पे 58 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है इस समिति के प्रमुख व्यक्ति थे मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, बाकी मेंबर सदस्य थे जिसमें सर अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस और M.R. जयकर और एनी बेसेंट। इसमें जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी सम्मिलित नहीं थे, लेकिन जो है मोतीलाल नेहरू के पुत्र जो जवाहरलाल नेहरू थे उनको जो है बाद में जो है समिति का सचिव नियुक्त किया गया था। इसलिए हम जो है जवाहरलाल नेहरू को भी इसमें सम्मिलित कर लेते हैं, लेकिन महात्मा गांधी सम्मिलित नहीं था। इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4 लोग इसमें सम्मिलित थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कितने संगठन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने शुरू किए? पहला है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, दूसरा है समाज समता संघ, तीसरा है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, चौथा है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, पांचवा है आत्मसम्मान आंदोलन। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 59 में हम लोग देखते हैं कि जो है B.R. अम्बेडकर ने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना 1942 में की, 1942 में, और 1927 में जो है समता समाज संघ की स्थापना करी। और 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की जो है स्थापना करी उन्होंने। और हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है किसने करी थी? महात्मा गांधी ने 1932 में। तो ये गलत हो गया। अगला है आत्मसम्मान आंदोलन, ये जो है M. रामनाथम द्वारा शुरू किया गया था, ये भी गलत है। तो यहाँ पे केवल 3 जो है सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन है, टर्टल सर्वाइकल अलायंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह एक अंतर सरकारी संगठन है। दूसरा कथन है इसका उद्देश्य ताजे जल में पाए जाने वाले जो है कछुओं के साथ साथ कछुओं का भी संरक्षण करना है। तीसरा कथन है इसका गठन वेटलैंड इंटरनेशनल के तत्वाधान में किया गया है। तो उपयुक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 60 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि यह जो है एक गैर लाभकारी संगठन का दर्जा प्राप्त किए हुए है और ये दर्जा जो है 2004 में प्रदान किया गया और इस अलायंस का गठन जो है 2001 में किया गया। इसलिए पहला कथन गलत है, दूसरा यहाँ पे सही है, जबकि तीसरा भी यहाँ पे जो है गलत है, क्योंकि इस अलायंस का गठन जो है वेटलैंड इंटरनेशनल के तत्वाधान में नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पे तीसरा भी गलत है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। समाचार पत्रों का मिलान करना है जो है संस्थापकों से। तो इंडियन जो है सोशियोलॉजिस्ट का मिलान किससे होगा? जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा से।
तो पहला मिलान सही है। और इसकी स्थापना उन्होंने 1905 में किया था, जो है यहाँ पे 1905 में किया था। और इसके अलावा जो है वंदे मातरम की जो प्रकाशित होने वाली जो है राष्ट्रवादी पत्रिका थी, ये जो है पेरिस से प्रकाशित होती थी। इसकी शुरुआत जो है 1909 में मैडम भीकाजी कामा द्वारा किया गया था, तो ये भी यहाँ पे सही है। अगला है तलवार नामक पत्रिका, इसका प्रकाशन वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय द्वारा बर्लिन में शुरू किया गया था, ये गलत हो गया। अगला है फ्री हिंदुस्तान, इसकी स्थापना तारकनाथ दास ने किया था, जो है वैंकूवर में, और पहली बार अप्रैल 1908 में इसको प्रकाशित किया गया था, तो ये भी जो है गलत है। तो केवल 2 ही युग में सही मिले थे, पहला और दूसरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, गोलमेज सम्मेलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। दूसरा कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम और द्वितीय जो है आरटीसीज में भाग नहीं लिया था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। तो 62 में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे पहला कथन यहाँ पे गलत है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 है, लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है वह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। दूसरा कथन है मूलतः उसने भारत के बाल्कनीकरण की एक योजना प्रस्तावित की थी। तीसरा कथन है अपनी 3 जून की योजना में उसने ब्रिटिश भारत के विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार किया था। तो उपयुक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो है 63 में देखा जाए, तो यहाँ पे जो है 63 में हमें ये प्रतीत होता है कि पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि जो है अंतिम जो है गवर्नर जनरल जो है सी राजगोपालाचारी थे, जो 1948 से 1950 तक भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बने रहे। तो यहाँ पे पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, जबकि दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही है। तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सुभाष बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। दूसरा कथन है गांधी जी ने केवल 1 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तीसरा कथन है कांग्रेस का कोई भी अध्यक्ष विदेशी नहीं था। चौथा कथन है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। तो उपयुक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो 64 में हमें ये प्रतीत होता है कि एक तो पहला कथन जो है सही है, एक जो है हरिपुरा का अधिवेशन हुआ था 1938 में, दूसरा त्रिपुरी का अधिवेशन हुआ था 1939 में, जहाँ जो है सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन गांधी जी के साथ मतभेदों के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा जो है दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि गांधी जी ने केवल 1 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, वो भी जो है जो बेलगाम में अधिवेशन हुआ था 1924 में, ये भी सही है। और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है कि कांग्रेस का कोई भी अध्यक्ष विदेशी नहीं था। तो यहाँ पे तीसरा गलत है, क्योंकि जॉर्ज यूल जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, जिन्होंने 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता की। और यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। और ये कानपुर के 1925 में जो अधिवेशन हुआ था, उसमें जो है सरोजिनी नायडू अध्यक्ष के रूप में जो है सम्मिलित हुई थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 है, प्रायः सुर्खियों में रही जनरल कमेंट नंबर 26 संबंधित है। तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए देशों से जलवायु कार्यवाही करने का आग्रह करने वाला मार्गदर्शन जारी किया है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ वायसराय है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित प्रमुख घटनाक्रम है। तो लॉर्ड रीडिंग दे रखा है वायसराय, इनके समय में कौन सी घटना घटित हुई। तो इनके समय जो है मोपला विद्रोह हुआ 1921 का, इनका कार्यकाल जो था 1921 से 26 तक था। और जो है चौरा चौरी की घटना हुई 1922 में, काकोरी ट्रेन षड्यंत्र हुआ 1925 में। तो इसलिए यहाँ पे पहला मिलान सही है। और अगला है दूसरा नंबर लॉर्ड विलिंगडन। लॉर्ड विलिंगडन के संबंध में हमें बात की जाए तो यहाँ पे सामने लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन।
जबकि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, शुरू हुआ 1942 में, और लॉर्ड विलिंगटन का कार्यकाल था 1931 से 34 के मध्य। इनके संबंध में दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ, ये हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 1931 से 34 के मध्य। पूना पैक्ट लागू हुआ 1932 में। सांप्रदायिक घोषणा पत्र 1932 में, और बर्मा को भारत से पृथक किया गया 1935 में। ये घटनाक्रम लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में हुआ, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। ये घटनाक्रम जो है लॉर्ड लिथगो के कार्यकाल में हुआ, जिनका कार्यकाल क्या था जो है 1936 से 1944 के मध्य। और पूना समझौता उनके जो है कार्यकाल में नहीं हुआ था, क्योंकि पूना जो है समझौता जो है 1932 में ही हो चुका था। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा दोनों गलत है, तो केवल एक ही युग्म सही सुमेलित है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि नरमपंथी चाहते थे कि 1907 का अधिवेशन सूरत में आयोजित किया जाए। कथन दूसरा था, यह एक समान परंपरा थी कि मेजबान प्रांत के किसी नेता को कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। तो उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 67 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला कथन सही है, कथन दोनों सही है, और कथन दूसरा पहले की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ क्रांतिकारी संगठन है और दूसरी तरफ संस्थापक हैं। तो फ्री इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे वीडी सावरकर, लेकिन सामने लाला हरदयाल लिखा है, ये गलत हो जाएगा। अगला है यूनाइटेड इंडिया हाउस, इसके जो संस्थापक थे तारकनाथ दास और जीडी कुमार, ये सही है, और इसकी स्थापना 1930 में संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। अगला है पेरिस इंडियन सोसाइटी, तो इसकी स्थापना मैडम जो है भीकाजी कामा द्वारा किया गया था। तो ये भी यहाँ पे सही है, तो दो युग में सही सुमेलित है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 69, भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। पहला कथन है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग का शुभारंभ किया गया। दूसरा कथन है लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड का त्याग किया गया। चौथा कथन है गांधी जी द्वारा कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त घटनाओं का सही काल क्रमानुक्रम है? तो यहाँ पे जो है 69 में देखा जाए तो जो है तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना 1916 में बेलगाम में की, और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। और जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ कि विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, तो 1919 में। और महात्मा गांधी ने बेलगाम अधिवेशन 1924 में जो है एक बार जो है अध्यक्षता करी, और लाला लाजपत राय की मृत्यु 30 अगस्त 1928 को लाहौर में हुई, 1928 को लाहौर में हुई। तो इस प्रकार यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 70, 1940 के दशक के तेलंगाना आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है आंदोलन का जो है तात्कालिक कारण 1943 में भारत में पड़ा भीषण अकाल था। दूसरा कथन है इस आंदोलन के कारण गाँवों में वेथी या जबरन श्रम की प्रथा समाप्त हो गई। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा कथन सही है, जबकि पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। पहला कथन यहाँ पे गलत है, तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 71, अंतर्राष्ट्रीय नदी निकायों के संदर्भ में हाल ही में सुर्खियों में रहा जो है सुलीना चैनल एक सहायक नदी है। तो सुलीना नदी जो है किसका सहायक है? डेन्यूब की। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है अभी हाल ही में देखा गया तो रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन स्ट्राइक के जरिए डेन्यूब नदी के किनारे स्थित बंदरगाहों और अनाज गोदामों को निशाना बनाया, और इसके तहत जो है यूक्रेन को काफ़ी जो है नुकसान जो है उठाना पड़ा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित नेताओं पर विचार करें। पहला है सचिंद्र नाथ सान्याल, दूसरा है विष्णु गणेश जो है पिंगले, तीसरा है रास बिहारी बोस, चौथा है करतार सिंह जो है सराभा। तो उपयुक्त नेताओं में से कितने गदर आंदोलन से संबंधित थे? तो यहाँ पे 72 में हमें देखने को मिलता है कि जो है सभी चारों जो है गदर आंदोलन से संबंधित थे। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, प्रशांत दस की दोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला कथन है यह प्रत्येक 20-30 वर्षों के में चक्रीय रूप से ठंडे और गर्म चरण में घटित होता है। दूसरा कथन है धनात्मक पीढ़ियों ठंडा पश्चिमी प्रशांत महासागर और गर्म पूर्वी प्रशांत महासागर का घोतक है। तीसरा कथन है कि धनात्मक पीढ़ियों के साथ ENSO से भारत में अधिक वर्षा होती है। तो उपयुक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 73 में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो है एक तो पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन तीसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है ऋणात्मक पीढ़ियों के साथ ENSO से भारत में अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पे जो है धनात्मक नहीं ऋणात्मक होना चाहिए, इसलिए ये गलत है। तो केवल 2 ही ऑप्शन सही है, पहला दूसरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसने 1937 के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों का समर्थन करने से इनकार कर दिया। दूसरा कथन है लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए। तीसरा कथन है इसके गठन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है अधिवेशन 1922 में विरोध और आलोचना की गई। तो उपयुक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही होंगे? तो यहाँ पे 74 में हमें देखने को क्या मिलता है? 74 में ये देखने को मिलता है दूसरा कथन यहाँ पे सही है, और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियंस की स्थापना 1920 में हुई और लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष हुए, और जो है VM पंवार जो है प्रथम महासचिव चुने गए। तो यहाँ पे जो है तीसरा कथन यहाँ पे गलत है। तीसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है कांग्रेस के गया अधिवेशन जो 1922 में हुआ, इसमें जो है सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करके AITUC की स्थापना का स्वागत किया गया। ये कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे आलोचना और विरोध की बात हुई है, इसलिए ये गलत है। और यहाँ पे दूसरा सही था। और पहले स्टेटमेंट के बारे में बात की जाए तो पहला स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है। पहला स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है। तो इस प्रकार यहाँ पे क्योंकि जो है यहाँ पे जब 1937 के चुनाव के लिए अभियान शुरू हुआ तो AITUC ने कुछ केंद्रों को छोड़कर कांग्रेस उम्मीदवारों को अपना समर्थन प्रदान किया था, जबकि यहाँ पे कहा गया है कि इनकार किया था। इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट भी गलत है। तो केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, वो भी दूसरे वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। इस आंदोलन के कार्यक्रम में उपाधियों और सम्मानों का त्याग, सरकार से संबंध स्कूलों एवं कॉलेजों, कानूनी अदालतों तथा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना शामिल था, और इनका विस्तार सरकारी सेवाओं से इस्तीफा देने तक किया जा सकता था। इस संघर्ष और अवज्ञा की भावना ने अवध किसान आंदोलन और एका आंदोलन जैसे कई स्थानीय आंदोलनों को बढ़ावा दिया। तो उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस आंदोलन का सर्वोत्तम वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे 75 में हमें देखने को मिलता है यह वर्णन जो है असहयोग आंदोलन के जो है परिच्छेद में है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित नेताओं पर विचार करें। पहला है अरविंद घोष, दूसरा है CR दास, तीसरा है बरिंद्र घोष, चौथा है उल्लासकर दत्त। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि उपयुक्त व्यक्तियों में से कितने जो है मानिकतला बम केस ट्रायल से संबंधित थे। तो यहाँ पे देखा जाए जो है सभी चारों जो है मानिकतला बम केस से संबंधित थे। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। दिल्ली दरबार है एक तरफ, दूसरी तरफ उनसे संबंधित महत्व और अवसर दे रखा है। तो प्रथम दिल्ली दरबार का मिलान किससे होगा? पहला दिल्ली दरबार के संबंध में मिलान देखा जाए तो ये सही है, क्योंकि महारानी विक्टोरिया द्वारा कैसरे हिंद की उपाधि को ग्रहण किया गया। जबकि दूसरा दिल्ली दरबार के बारे में बात किया जा रहा है कि ये राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा से संबंधित है। जबकि यह जो है द्वितीय दिल्ली दरबार जो है किससे संबंधित है? यह द्वितीय दिल्ली दरबार जो है एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक के अवसर को आयोजित करने से संबंधित है। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही था। जबकि तीसरा भी सही है कि तृतीय दिल्ली दरबार जो है जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के अवसर को संबोधित करता है। तो यहाँ पे जो है 2 युग में सही सुमिलित है, पहला और तीसरा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप का लक्ष्य कोयले पर निर्भरता को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में तेजी लाना है। दूसरा कथन है नेट जीरो के लिए ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस का लक्ष्य अग्रणी वित्तीय संस्थानों को नेट जीरो वैश्विक अर्थव्यवस्था ट्रांजिशन के लिए एक मंच प्रदान करना है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 78 में देखा जाए तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। खिलाड़ियों का मिलान करना है उनके खेल से, तो शैली सिंह का मिलान क्या होगा? शैली सिंह जो है किस खेल से संबंधित है? तो शैली सिंह जो है लंबी कूद से संबंधित है, ये सही है। प्रणय HS, ये जो है प्रणय HS जो है बैडमिंटन से संबंधित है, ये भी सही है। अगला है R प्रज्ञानानंद जो है, ये जो है किससे संबंधित है? ये जो है शतरंज से संबंधित है, तो ये भी सही सुमेलित है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, तीनों जो है सही सुमेलित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 80, राष्ट्रीय कोयला सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है NCI को केवल देश के भीतर उत्पादित कोयले की कीमतों के आधार पर संकलित किया जाता है। दूसरा कथन है यह निश्चित आधार वर्ष के सापेक्ष किसी विशेष माह में कोयले के मूल्य स्तर में परिवर्तन को दर्शाता है। तीसरा कथन है इसमें 5 उप सूचकांक शामिल हैं, जिनमें से 3 जो है गैर कोकिंग कोयले और 2 कोकिंग कोयले के लिए है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 80 में देखा जाए तो यहाँ पे एक जो है पहला कथन यहाँ पे गलत है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे सही है और तीसरा कथन भी यहाँ पे सही है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इस अधिनियम ने 1878 के लिटन के प्रेस अधिनियम की सबसे जो है निकृष्ट प्रावधानों में सुधार किया। दूसरा कथन है इस अधिनियम द्वारा स्थानीय सरकारों को नई प्रिंटिंग प्रेसों के पंजीकरण और जमानत राशि के संग्रह का अधिकार हस्तांतरित किया गया। तीसरा कथन है इस अधिनियम में जमानत जब्त करने के आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय के विशेष न्यायाधिकरण में अपील का प्रावधान किया गया। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 81 में देखा जाए तो एक तो जो है दूसरा तीसरा कथन सही है, जबकि पहला यहाँ पे कथन गलत हो जाता है, क्योंकि सरकार ने 1910 के भारतीय प्रेस अधिनियम द्वारा खुद को मजबूत करने का प्रयास किया और इस अधिनियम ने लिटन के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के निकृष्ट प्रावधानों को पुनर्जीवित कर दिया। इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा तीसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय इतिहास की एक घटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसकी शुरुआत 18 फरवरी 1946 को हुई। दूसरा कथन है इसमें मजदूरों, किसानों और अन्य सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से भागीदारी देखी गई। तीसरा कथन है इसे अक्सर भारतीय स्वतंत्रता का अंतिम युद्ध कहा जाता है। तो उपर्युक्त कथनों में से किस घटना का उल्लेख किया जा रहा है? तो 82 में हमें देखने को मिलता है इसमें जो है रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह के संदर्भ में बात कही जा रही है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत जो है 18 फरवरी 1946 को बॉम्बे में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, चंद्रयान 3 की उपलब्धियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह पहली बार है जब किसी देश ने चंद्रमा के दक्षिणी भाग पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। दूसरा कथन है इसने चंद्रमा की संरचना का इन सीटू मापन किया है। तीसरा कथन है इसने पहली बार चंद्रमा की सतह पर सल्फर और जल का पता लगाया है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 83 में हमें ये देखने को मिलता है कि जो है यहाँ पे जो है एक तो 83 में हमें ये देखने को मिलता है पहला कथन सही है, दूसरा सही है, जबकि तीसरा कथन यहाँ पे जो है गलत है। पहला दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो चंद्रमा की सतह पर जो है काफ़ी जो है मतलब कि यहाँ पे चीज़ें मिली हैं, जैसे एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे तत्वों का पता लगा है। इसलिए यहाँ पे केवल 2 ही युग में सही सुमेलित हैं, पहला दूसरा। अगला है क्वेश्चन नंबर 84, हालिया सुर्खियों में रही पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर जो है फ्रिक्शनलेस क्रेडिट पहल किससे संबंधित है? तो ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस एक ने स्पष्ट रूप से भारत में जिम्मेदार सरकार की क्रमिक प्राप्ति की ब्रिटिश सरकार की नीति की घोषणा की है? तो यहाँ पे हमें देखने को ये मिलता है 85 में कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 1917 का अगस्त घोषणा पत्र इसकी सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, रेड सैंड बोआ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
तो पहला कथन है ये भारतीय उपमहाद्वीप के शुष्क भागों में पाई जाने वाली एक गैर विषैली प्रजाति है। दूसरा कथन है ये जो है अंडज राइजू और निशाचर होते हैं। तीसरा कथन है ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के अंतर्गत आते हैं। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो 86 में देखने को ये मिलता है कि यहाँ पे पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा कथन यहाँ पे सही है, तीसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये जो है अनुसूची 4 के अंतर्गत आता है, ना कि पहले के, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। केवल 2 ही युग में सही है, पहला दूसरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है उन्होंने मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाने के लिए जो है महान सत्याग्रह का नेतृत्व किया। दूसरा कथन है उन्हें साइमन कमीशन के साथ काम करने के लिए बॉम्बे विधान परिषद द्वारा नियुक्त किया गया है। तीसरा कथन है उन्होंने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसने 1937 का प्रांतीय चुनाव लड़ा। अगला है चौथा नंबर, वह ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष थे। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो यहाँ पे देखा जाए, एक तो पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि उन्होंने जो है मनुस्मृति जो है नहीं जलाया था, उनकी जो सहयोगी थी उन्होंने जो है मनुस्मृति को जलाया था। और जो है देखा जाए दूसरा कथन यहाँ पे सही है, जबकि तीसरा कथन भी यहाँ पे सही है, लेकिन चौथा कथन यहाँ पे सही नहीं है। चौथा कथन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि जो है 1930 में नागपुर में एक सम्मेलन में अपनी स्वयं के ऑल इंडिया डिप्रेस्ड जो क्लास कांग्रेस की स्थापना जो है उन्होंने की थी। और जो है और उन्हें जो है उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था, जबकि अध्यक्ष के रूप में जो है MC राजा को चुना गया था। इसलिए जो है ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा नीति 1913 सरकारी संकल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है सरकार ने विधान परिषद में GK गोखले के प्रयासों के कारण यह संकल्प पारित किया था। दूसरा कथन है भारत सरकार ने पहली बार अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सिद्धांत को स्वीकार किया। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 88 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला कथन तो सही है, जबकि दूसरा कथन दे रखा है तो यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि जो है सरकार ने अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी लेने से जो है इनकार कर दिया था। इसीलिए यहाँ पे जो है दूसरा कथन गलत है, पहला सही है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। बॉम्बे मैनिफेस्टो 1936 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह नेहरू की समाजवादी विचारों की खुली आलोचना थी। दूसरा कथन है कि यह इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की पहल थी। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 89 में देखा जाए तो पहला कथन यहाँ पे सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि इस पर केवल टाटा के नेतृत्व वाले बॉम्बे मिल ऑनर्स एसोसिएशन के जो है हस्ताक्षर किए गए थे और उनकी ही एक पहल थी, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 90। भारतीय इतिहास के संदर्भ में सी राजगोपालाचारी, बलदेव सिंह और जगजीवन राम में क्या समानता थी? तो यहाँ पे देखा जाए तो 90 में देखा जाए तो वे 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मेंबर थे। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि वे 1919 में मैक्सिको की कम्युनिस्ट पार्टी के गठन में एक प्रमुख व्यक्ति थे। दूसरा कथन है उन्होंने 1920 में ताशगंज में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। तीसरा कथन है वह भारतीय संविधान सभा के मेंबर थे। चौथा कथन है उन्हें नव मानवतावाद के जनक के नाम से जाना जाता है। तो उपर्युक्त कथन भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े किस व्यक्तित्व का उल्लेख करते हैं? तो ये जो सारे कथन है ये जो है मानवेंद्र नाथ राय से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह आर्थिक कार्य विभाग द्वारा गठित एक ट्रस्ट फंड है। दूसरा कथन है इसका उद्देश्य वित्तीय संकट की स्थिति में तरलता संबंधी जो है सहायता करना है। तीसरा कथन है ये द्वितीयक बाजारों से 5 साल तक की परिपक्वता अवधि की केवल निवेश ग्रेड वाली प्रतिभूतियों का क्रय करेगी। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है?
तो 92 में हमें देखने को ये मिलता है कि यहाँ पे तीनों ही कथन सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 93, शिमला सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह भारतीय स्वशासन की योजना पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई बैठक थी। दूसरा कथन है, उस समय भारत के वायसराय जो है लॉर्ड वेवेल थे। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 93 में हमें ये देखने को मिलता है कि जो शिमला समझौता हुआ वो 1945 को हुआ और उस समय जो है भारत के जो है वायसराय लॉर्ड वेवेल थे और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच ये जो है शिमला सम्मेलन हुआ था। और इसमें देखा जाए तो इसके संदर्भ में तो दोनों ही कथन इस संदर्भ में सही होते हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मार्ले मिंटो सुधारों द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया। दूसरा कथन है कि कमला देवी चट्टोपाध्याय चुनाव लड़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 94 में देखा जाए तो एक तो यहाँ पे पहला कथन गलत है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे सही है। दूसरा कथन यहाँ पे सही है, तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 95, 1927 में भारतीय संविधिक आयोग के बहिष्कार की मांग का समर्थन निम्नलिखित में से किस समूह ने किया था? पहला है उदारवादी संघ, दूसरा है भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस, तीसरा है हिंदू महासभा, चौथा है मुस्लिम लीग। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे 95 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है सभी चारों कथन यहाँ पे सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, 20वीं सदी के दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों की गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, शुरुआत में क्रांतिकारी समूह आधारित गतिविधियों और जन संघर्ष में विश्वास करते थे, जबकि बाद में वे व्यक्तिगत वीरता वाले कार्यों पर विश्वास करने लगे। दूसरा है, अभिनव भारत एक गुप्त संगठन था जिसे स्वदेशी आंदोलन के दौरान नरमपंथियों की सीमित सफलता की प्रतिक्रिया के रूप में गठित किया गया था। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अपन से जो है 96 नंबर में पूछा गया है, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है दोनों ही कथन इस संदर्भ में गलत हो जाते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 97, साइबर सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन जो है स्मिशिंग हमलों की एक समान विशेषता है? तो यहाँ पे जो है 97 में हमें देखने को मिलता है कि यह जो है हमलावर धोखा देते हुए विश्वसनीय संस्थाओं के रूप में जो है टेक्स्ट मैसेज करते हैं, उसको जो है स्मिशिंग कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने फेडरेशन ऑफ इंडिया अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव रखा। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि फेडरेशन ऑफ इंडिया का उद्देश्य एक संप्रभु विधायिका बनना था। दूसरा कथन है, फेडरेशन में शामिल होने के लिए रियासत को क्राउन के पक्ष में एक विलय पत्र सौंपना पड़ा था। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 98 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला कथन यहाँ पे जो है हमें जो क्या होता है गलत प्रतीत हुआ, और यहाँ पे जो है क्योंकि जो है फेडरेशन ऑफ इंडिया का उद्देश्य एक संप्रभु विधायिका बनना नहीं था, यह भारतीय संविधान में संशोधन नहीं कर सकता था। ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान संशोधन की शक्ति अब भी ब्रिटिश संसद के पास ही थी, इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, जबकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, 1916 में निम्नलिखित में से किस गर्मपंथी नेता ने यंग इंडिया में सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का उल्लेख करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आलोचना एवं कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बताया था? तो यहाँ पे जो है 99 का सही जवाब है, लाला लाजपत राय ने ऐसा कहा था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उन्होंने यंग इंडिया में प्रकाशित 1916 के लेख में ऐसी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, भारत में 20वीं शताब्दी के दौरान रंपा विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसे जो है मान्यम विद्रोह के नाम से जाना जाता था। दूसरा कथन है, इसकी शुरुआत मद्रास वन अधिनियम 1882 के तहत दमनकारी गतिविधियों के खिलाफ हुई थी। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है?
तो 100 में हमें देखने को मिलता है कि दोनों ही कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसी के साथ ही विजन आईएएस का 14th नंबर का टेस्ट पेपर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।